एक उड़ान जो अधूरी रह गई। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जांच का ऐलान अब हो चुका है। ट्राई सर्विस जांच का नेतृत्व करेंगे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। आज तक को हादसों की वजह से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अपने रूट से कुछ दूर उड़ रहा था, वहीं खराब मौसम को हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। क्या खराब मौसम जनरल रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण बन गया, या हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो हादसा हुआ जिसने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 13 लोगों को हमसे छीन लिया? सवाल कई हैं और जवाब हासिल करने के लिए ट्राई सर्विस जांच के आदेश दिए गए हैं। तीनों सेनाओं के अधिकारी इस जांच में शामिल होंगे, जिनका नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। मानवेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं। वो खुद भी हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। हादसे का शिकार हुए MI-17V5 चॉपर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हासिल कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इस बीच टॉप सूत्रों से खबर मिली है कि जनरल रावत समेत 14 लोगों को लेकर उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर अपने तय रास्ते से दूर उड़ान भर रहा था। आमतौर पर वेलिंगटन के लैंडिंग ट्रैक से हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई के पश्चिमी ओर से ऊटी कोयम्बटूर हाईवे से आते हैं। हालांकि बुधवार को सुलूर से उड़ान भरने वाला जनरल रावत का हेलीकॉप्टर ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के ऊपर कटेरी बरलियार सेक्टर में उड़ान भर रहा था, यानी पक्का सुरनमलाई एयर ट्रैक से दूर उड़ रहा था। इसी दौरान MI-17V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर से 7 किलोमीटर दूर वेलिंगटन से 20 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में क्रैश हो गया। टॉप सूत्रों के मुताबिक कुन्नूर एयरबेस में उड़ान भरने के लिए मौसम को लेकर हरी झंडी लेना जरूरी है। वहीं VIP और VVIP के मामले में SOP यही है कि खराब मौसम में उन्हें सड़क के रास्ते सफर करना चाहिए। जांच में इन सारे पहलुओं को देखा जाएगा, जो तय नियम है उनका पालन हुआ या नहीं। वही जानकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया और करीब आधे घंटे तक किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करने के लिए भटकता रहा। वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे जमीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। जानकारों के मुताबिक खराब मौसम में जमीनी हालात को समझने के लिए हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर नहीं बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इस दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की आशंका भी जताई जा रही है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, यानी एक इंजन खराब हो भी जाए तो दूसरे इंजन की मदद से उड़ान भर सकता है। मगर जानकारों की माने तो अगर हेलीकॉप्टर का टेल रोडर खराब हो गया हो तो भगवान भी नहीं बचा सकते। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, ये जांच में साफ होगा। मगर पायलटों की दक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि दोनों ही बेहद वर्ष थे और VVIP उड़ानों के लिए वायुसेना की ओर से क्लियर किए गए थे। एयरफोर्स ने जहां इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, वहीं तमिलनाडु की फॉरेंसिक टीम भी कुन्नूर के कट्टेरी में मौजूद है, जहां जनरल रावत को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। क्योंकि बिपिन रावत देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सेना को आधुनिक बनाने की मुहिम में जुटे थे, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे और आतंकवाद विरोधी अभियान को भी पूरी ताकत से चला रहे थे। ऐसे में इस हादसे में उनकी शहादत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कुन्नूर से प्रमोद माधव और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे? एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की टीम अब इसकी जांच करेगी और ट्राई सर्विसेज टीम है, तो एक बहुत बड़ी जांच, बहुत विस्तृत जांच इसमें होगी। ग्रुप कैप्टन झा, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, तो जांच को इससे कितनी दिशा और कितनी तेजी से निष्कर्ष पर निकलने में मदद मिल सकती है?
बहुत गौरव जी, मैंने आपको प्रोग्राम करते हुए देखा है, आप इन सारी चीजों से काफी वाकिफ हैं और मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं इसके लिए। ये देखिए जो B-17 का जो जिसको बोल रहे हैं ब्लैक बॉक्स, इसका एक्चुअली वो जो स्टैंडर्ड ब्लैक बॉक्स होता है, चाहे वो फाइटर का हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिविल एयरलाइनर को हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा यंत्र है इसमें, जो कि एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि जिसको रशियन 5 लेटर में सार पापा बोलते हैं हम लोग। तो वो सार पापा जो है सारे फ्लाइट पैरामीटर्स को वो चिन्हित करता है। कंट्रोल इनपुट कहाँ दिया गया है, चाहे कलेक्टिव को आगे बढ़ाया है या साइक्लिक को आगे बढ़ाया है, पीछे बढ़ाया है, कम किया है, ज्यादा किया है, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। और उस इनपुट को हेलीकॉप्टर कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो भी उसमें रिकॉर्ड होती है। और इसमें कुछ कोरोलरी पैरामीटर होते हैं। मान लीजिए अगर एक वैल्यू आपको ठीक से नहीं आ रहा है तो उसी वैल्यू को दिखाने के लिए चाहे उसी फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में एक दूसरा पैरामीटर भी आपको अवेलेबल होता है। तो अगर ये स्टार पापा, अगर ये ब्लैक बॉक्स किसी भी तरह से सुरक्षित है, अगर जला नहीं है, अगर डैमेज नहीं हुआ है, तो सारी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन सारी उसमें आ जाएगी। लेकिन ह्यूमन फैक्टर अगर कोई चीज है, तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ऐसे एक्सीडेंट में हमेशा एक मोजाइक पिक्चर होता है, मतलब उसमें ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व है, चाहे ह्यूमन एरर हो, पायलट एरर हो उसमें, चाहे मेंटेनेंस एरर हो या ATC वालों का एरर हो, जिसका भी है वो सारे ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन एरर में आ जाते हैं। तो उसमें ह्यूमन एरर भी होते हैं और काफी बार देखा गया है कि उसमें टेक्निकल स्नैक्स भी आते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर जो मैं देख रहा हूँ कि ये या तो हॉवर कर रहा है या ड्रिफ्ट कर रहा है आपकी तरफ में, ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो कि ये कंट्रोल की स्थिति में नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसको कहीं सेफ जगह पे नहीं उतारा जा सकता है। तो ये चीज हुई है। और दूसरी चीज जो मैं आपको हिंट दे रहा था कि जहाँ पे इसको फ्लाई करना था जिस ऑल्टीट्यूड से, वहां से ये नीचे कैसे आया, इतना नीचे कैसे आया। इस हेलीकॉप्टर में VSI है जो दिखाते हैं कि आपका हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऑल्टीमीटर है, रेडियो ऑल्टीमीटर है, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हुई हैं इसका तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एक और चीज आपको मैं बताऊं, अगर गौरव जी आप परमिशन दे हमें तो जी। देखिए मोस्टली जो हमने जितने भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, 2 टीम बनती है। एक तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड AIB होती है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो पहले दिन जाके वहां पे लैंड करके एक प्रिलिमिनरी जो व्यू है वो लेके आते हैं। और उसके बाद एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें एक क्लियरिंग ऑफिसर होगा, एक उस टाइप का जो हेलीकॉप्टर है उसमें करंट पायलट होगा, उस टाइप के हेलीकॉप्टर का एक मेंटेनेंस ऑफिसर होगा, उसके बाद एक डॉक्टर होंगे जो कि एविएशन मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावे भी कुछ कोऑपरेट मेंबर होते हैं जो उस हेलीकॉप्टर की जितने भी चीजें हो रही हैं, अगर वो फॉरेन से आया हुआ है तो शायद कोऑपरेट मेंबर फॉरेन से भी हो, अदरवाइज हेलीकॉप्टर में जो क्वालिफाइड है वो कोऑपरेट मेंबर होते हैं। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन तो होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ जब कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन टीम है। हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन में ट्राई सर्विसेज की जाती है। ये एयरफोर्स की, चाहे इंडियन एयरफोर्स की, चाहे इंडियन आर्मी की, अगर एविएशन आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर पर क्रैश हुआ है उनकी टीम होती है। तो शायद मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड टीम है जिसको कि ये भी शायद मैंडेट मिला होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी होंगे, क्योंकि सीडीएस गुजर गए, उनकी वाइफ गुजर गई, जो एंटरर्स थे उनके वो लोग मारे गए हैं, बाकी लोग मारे गए हैं आर्मी के हैं। तो इसलिए ये एक ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जिसका मैंडेट शायद थोड़ा सा अलग हो एक्चुअल एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन से। बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ऐसा आघात है जो समूचे देश ने सोचा नहीं था, जिसका चीन पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वैसे सैनिक इस एक हादसे में ने हमसे छीन लिए। जनरल दयाल, एक और सवाल इस समय सबके मन में ये होगा कि एक संस्था भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक CDS के तौर पर एक पद हम देख रहे हैं, जिसकी कोई ना तो पहले कोई मिसाल है उसकी, अब पता नहीं कि क्या वहां पर कुछ समय के लिए एक अस्थायी हेड नियुक्त किया जाएगा
या फिर सीधा उनको सक्सीड करेगा कोई व्यक्ति, और अगर वो करेगा वो सीनियर मोस्ट होगा और उस हिसाब से फिर जनरल नरवणे ही हो जाते हैं। ये सारी चीजें भी अभी तय करना प्राथमिकता में रहेंगी सबके। देखिए, होनी चाहिए श्वेता, ये एक बिल्कुल एक हादसा है और अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल, और पता नहीं कोई अनफॉर्चुनेट डेस्टिनी है, वरना 15-20 मिनट्स की फ्लाइट में इतने वीआईपी चेक्स, इतना मतलब अच्छा हेलीकॉप्टर, ये सब होने के बाद ये नहीं हो सकता था, इतना अच्छा पायलट। ये कोई एक ऐसी दुर्घटना है जो मेरे ख्याल में जिसका भगवान ही वो है, लेकिन हाँ देश के लिए बहुत बड़ी इस समय एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और खासकर क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटेड थे, कोई प्रेसिडेंस शायद नहीं होगा। जैसे हमारे चीफ की नॉमिनेशन के प्रेसिडेंस है, 3-4 महीने पहले एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, 3 नेम्स रिकमेंड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिकमेंड करती है, फिर कैबिनेट डिसाइड करती है। तो इस तरह से कोई इस तरह का कोई प्रेसिडेंस नहीं है इसमें। पिछली बार भी ये कैबिनेट ने मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर एंड जो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड कैबिनेट ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स है उन्होंने डिसाइड किया होगा। इस टाइम पे इस अपॉइंटमेंट को मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, ना कि ऑफिशिएटिंग करने का तो कोई उसमें तुक नहीं बनता, करना नहीं चाहिए। इस किस्म का प्रेसिडेंस हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और सीनियरिटी का एक अच्छा अगर आप दें तो एक अच्छा है। इस टाइम पे दोनों नेवल और एयर चीफ बिल्कुल नए हैं, 1-2 महीना उनका एक्सपीरियंस है अपनी सर्विसेज का, उनका अपनी सर्विसेज की तरफ तवज्जो होगा मैं समझता हूँ। जनरल नरवाने जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने एक अपना टेन्योर उनका मेरे ख्याल में मार्च तक है, 2 साल वो रह चुके हैं चीफ, और वो इस टाइम पे जिस किस्म से हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, जिस किस्म से हमारा दोबारा से तालिबान जो है वो क्या करेगा वैली में, किस किस्म की नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो चाइना कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, इंसिडेंट को ब्लो अप करता है चाइना। एक इंसिडेंट हुआ आपने देखा अभी कुछ दिन पहले नागालैंड में, उसको कैसे ब्लो अप हुआ है, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन उसकी वो करता है। चाइना और पाकिस्तान अपने खेल खेलते हैं। ऐसे में बहुत कमी खलेगी जनरल बिपिन रावत की, मतलब उनका कितना ठोस रवैया था, कितने क्लियर हेडेड थे कि अगर करना है तो करना है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर वो कहते थे अगर आतंकवादी आते, आतंकवादी तैयार है, आतंकवादी आएंगे, अगर वो आएंगे हम भी रिसेप्शन देने के लिए तैयार है, रिसेप्शन पार्टी तैयार है उन्हें 2.5 फीट नीचे दबाने के लिए। बिल्कुल गौरव, देखो ये एक शख्सियत है, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है। इंडिविजुअल कैरेक्टर तो किसी मिलिट्री लीडर में एक जैसे नहीं हो सकते। मिलिट्री लीडर्स हैं, मैं समझता हूं कि जो देश के चैलेंजेस हैं, जो भी मिलिट्री लीडर इस अपॉइंटमेंट पे आएगा, मेरा मानना यह है कि वो बहुत जल्दी इसमें अपने आप को ढालेगा, बिकॉज देश के चैलेंजेस हैं, ये इग्नोर नहीं किए जा सकते। हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज, वो तो जैसे सैम मानेकशॉ साहब की एक बॉडी लैंग्वेज थी, विपिन जोशी की एक बॉडी लैंग्वेज थी, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसका मतलब वो उसका एक मैनरिज्म है। 43 ईयर्स में हर कोई अपना स्कार्फ कैसे डालना है, आपने यू आर ए आर्मी सन, योर फादर वाज सच ए प्राउड मैन, आई मीन यू नो आई इंटरेक्टेड विद हिम। हमारा सब आप घर पे भी आप देखते हो वो अपने मैनरिज्म को नहीं छोड़ते। सो ये लोग जो हैं ये मिलिट्री लीडर्स, और मैं समझता हूँ इसमें पर्सनैलिटी अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे टैकल करना है उसका वे आउट जो भी कोई नेक्स्ट सीरियस होगा वो निकालेगा, और मैं समझता हूँ देश जो है वो रुकेगा नहीं। ये जो 2-3 चीजें हैं कि हमें चाइना से अपना सेटल करना है, ये होगा, क्योंकि आज पूरा देश इसको देखता है। चाइना को और आगे हम नहीं बढ़ने दे सकते, उसको और एग्रेसिव नहीं होने दे सकते। हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमसे छूट जाएंगे अगर हम उसके सामने थोड़े से भी बीच पड़े। और तालिबान को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पाकिस्तान को चेकमेट करना पड़ेगा, अफगानिस्तान में हम अपना रोल क्रिएट करना पड़ेगा था, और वैली को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये सब हमारे चैलेंजेस हैं। जो भी कोई सीडीएस अपॉइंट होगा, मैं समझता हूँ वो उनका स्टाफ, और सीडीएस एक इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में बहुत एडवाइजर्स हैं, और मैं समझता हूँ तीनों सर्विसेज के एडवाइजर्स एक अच्छा रास्ता निकालेंगे। वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं आ सकती। भारतीय सैन्य बलों में नेतृत्व की कमी तो कभी नहीं रही है, एक से बढ़कर एक कमांडर्स रहे हैं हमारे, एक से बढ़कर एक जनरल्स रहे हैं, लेकिन हर एक का व्यक्तित्व कुछ इतना अलग होता है, जैसे जनरल बिपिन रावत, जिन्हें किसी के लिए भी भूल पाना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका एक ब्रेक के लिए।